कोरोना महासंकट का बखूबी मुकाबला किया है। अब जब बिहार में दूसरे दौर की वैक्सीन है तो बिहार इस चुनौती को किस तरह से ले रहा है, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बड़ी जर्नी रही है बिहार के लिए, खासकर जिस तरह से बात की जाती रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता बिहार में, तो पूरी जर्नी को आप किस तरह से देख रहे हैं कि कैसे आपने इस चुनौती का सामना किया? देखिए, कोरोना की शुरुआत मार्च के महीने से हुई और इसको लेके पहली बैठक बिहार में जो हुई वो 13 मार्च 2020 को हुआ था। और उसके बाद फिर सारी बातें आगे बढ़ी कि कैसे हम दुकानों को, बाजारों को नियंत्रित करें, कैसे विद्यालयों के अंदर उपस्थिति कम करें, विद्यालय में पढ़ाई का करें, या अन्य जो सार्वजनिक स्थल हैं उन जगहों पर गतिविधियों को हम कैसे नियंत्रित करें ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सके। प्रारंभिक चर्चा वहां से शुरू हुई और फिर आपके ध्यान में होगा कि इस मार्च आते आते पूरा राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा माहौल बना लॉकडाउन का। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शाम को 5 बजे इस कोरोना संकट से जूझने के लिए देश एक सूत्र में बंधा हुआ, उसके लिए थाली, और पूरे देश में एक माहौल बना कि इसके खिलाफ हमको इकट्ठा एकजुट होकर लड़ना है। और पूरे देश के साथ बिहार भी खड़ा हुआ। बिहार की जो हमारी 12 करोड़ की आबादी थी, ये 12 करोड़ प्रधानमंत्री जी को और देश को विश्वास दिलाया कि यह जो विश्वव्यापी संकट आया है, हम जब देशवासी इसके खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं तो हम सब लोग मिलजुल खिलाफ लड़ेंगे और हम सब एक साथ हैं। और वहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी। वास्तव में यदि हम उन दिनों को याद करेंगे तो कई कठिनाइयां, परेशानियां सामने थी। आपके भी ध्यान में होगा, यह एक ऐसा रोग था जिसके बारे में ना तो लोगों ने बहुत सुना था और ना ये रोग क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका उपाय क्या है, इसकी जांच के बहुत सारे प्रश्न थे। और इस अपने देश के अंदर भी वो सारी समस्याएं थी जो दुनिया के अन्य देशों में थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बीमारी चाइना से शुरू हुआ था और उसके बाद अमेरिका, दुनिया के कई देशों में, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में फैला था। तो दुनिया के विभिन्न अनुभव आ रहे थे। उन अनुभवों के आधार पे हम सब लोग भी कुछ सीख रहे थे, हमारे चिकित्सक भी सीख रहे थे और हमारी भारत की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग हो रहा था और लगातार ICMR की तरफ से भी डायरेक्शंस मिल रहे थे और उन डायरेक्शंस के आलोक में हम आगे बढ़ रहे थे। उस समय भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जो कुछ भी लॉकडाउन के संदर्भ में निर्देश आया, फिर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे चर्चा करके सारे निर्णयों को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। राज्य के अंदर भी विद्यालय बंद किए गए, सार्वजनिक स्थल बंद किए गए, लॉकडाउन में लोग अपने घरों के अंदर बंद रहे। जो कभी नहीं किया था हम लोगों ने, ट्रेनें बंद हो गई, हवाई सेवा बंद हो गया, मतलब पूरी जीवन जो है वो ठप हो गया, पूरा सिमट गया था कमरों के अंदर में। अच्छा, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने भी पहले ये कहा था कि अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, आपदा में अवसर, तो बिहार के लिए भी मैं इस चीज को, अगर बिहार ने इस आपदा में किस तरह से इसको अवसर में चेंज किया, किस तरह से बदलाव किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका भी था बिहार के सामने कि समझे कि बिहार में कहाँ कमियां हैं, खास करके हेल्थ के सेक्टर में। नहीं, देखिए, यह कोरोना बीमारी आई तो हमारे सामने चुनौती आ गई। सबसे पहली बड़ी चुनौती जो थी, जो देश के सामने भी थी, वो इसका जांच कहाँ करना, कैसे करना, कौन सा लैब होगा। और आपकी जानकारी में होगा कि पूरे देश में शुरू के समय में 2-3 ही लैबोरेटरी थी जहां जांच होती थी। और बिहार की स्थिति तो ऐसी थी कि यहाँ एक भी जांच का लैब नहीं था जो इसकी कोरोना की टेस्ट। और शुरू के 48 सैंपल्स हमको वायरोलॉजी लैब पुणे भेजने पड़े थे। और तब उसके बाद जो यहाँ ICMR का RMRI के अंदर जांच की सुविधा शुरू हुई और वहां से RT-PCR जांच हमने करना शुरू किया और प्रारंभिक दिनों में 200, 300, 500 के आंकड़े को फिर बढ़ाते बढ़ाते 1000 और लाख तक हम बाद में ले गए। लेकिन वह एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी जो अप्रैल, मई और मिड जून तक का समय था। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, और मुझे यह बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि उस समय का जो समय था अस्पतालों में, अब PPE किट एक बहुत बड़ा इशू था,
और आपको मालूम है कि देश के अंदर पीपीई किट बनाने वाली कंपनियां बहुत सीमित थी, बहुत लिमिटेड थी और बहुत कम संख्या में पीपीई किट मिलते इवन थे। मास्क के लिए भी। और जब हमारे चिकित्सकों को अस्पताल में इलाज करना हुआ और हमने अपने 3 हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया शुरू के दिनों में, पटना के एनएमसीएच को, भागलपुर के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को और गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को, और बाद के दिनों में एम्स पटना को किया, तो हमारे पास पीपीई किट डॉक्टरों को उपलब्ध हो, यह बिहार सरकार के सामने चुनौती थी। कैसे हम व्यवस्थित करते थे, हम कैसे प्रोक्योर करते थे वो N95 मास्क, मतलब ये छोटी चीज थी, लेकिन हमको भी अब सोच के आश्चर्य होता है कि हमारी 95 मास्क का प्रोडक्शन उस समय बहुत ना के बराबर होता था। और आज जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की पहल की है, तो आज इस बात की प्रसन्नता है कि अब इस देश में पीपीई किट का इतना प्रोडक्शन हो रहा है, N95 मास्क कोई इशू नहीं है। और आपको याद होगा सैनिटाइजर इशू बन गया था 20-25 दिनों तक, बाजार में सैनिटाइजर कहाँ मिलेगा। अब हमको हॉस्पिटल में, यह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। प्रधानमंत्री जी ने जो इस आत्मनिर्भर भारत की बात की, हमारे अस्पतालों के अंदर यह जो कोरोना बीमारी थी, ये लंग्स करता है, और लंग्स के लिए जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी मशीन की, वो वेंटिलेटर मशीन की आवश्यकता थी। अब देश की स्थिति ये थी कि हम दूसरे देशों पे निर्भर होते थे कि दूसरे देश हमको यदि वेंटिलेटर देंगे तो हम अपने अस्पतालों में पहुंचा पाएंगे। हमारे देश के अंदर उत्पादन बहुत कम था, दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज कहा ना कि चुनौती को अवसर के रूप में बदलना, तो चुनौती को अवसर के रूप में बदला गया, और आज देश में वेंटिलेटर का भी उत्पादन हो रहा है। आज पीपीई किट मिल रहा है, 95 मास्क मिल रहा है, सैनिटाइजर मिल रहा है, उससे जुड़े हुए कई उपकरण हैं जो आज मिल रहे हैं, और आज ये इससे जुड़े हुए उद्योग खुल गए, तो लोगों को रोजगार भी बहुत। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जब वैक्सीन का दूसरा दौर शुरू होने वाला है, तो उसके लिए बिहार कितना तैयार है? खासकर कोल्ड चेन की बात हो रही थी, और अभी तक एक अच्छी खबर यह भी रही कि मतलब 78% के आसपास में टीकाकरण बिहार में हुआ, अव्वल सबसे बिहार है। तो उसकी आगे की तैयारी सेकंड दौर की आपकी? पूरी तैयारी हमने सब बहुत बेहतर तरीके से की है। जैसे फर्स्ट फेज का टीकाकरण हमने पूरा किया है, करने वाले हैं, उसी सेकेंड फेज की भी तैयारी की हुई है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है कि बिहार को पहले लोग ऐसे कार्यों में समझते थे कि बिहार पीछे दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम लगातार टीकाकरण के मामले में देश में अव्वल बने हुए हैं। बिहार पहला राज्य है, और हम लगभग 78% दिन टीकाकरण कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है, और 1-2 दिनों के बाद जो हमारे दूसरे दौर का टीकाकरण शुरू हो रहा है, उसके लिए भी पर्याप्त वैक्सीन, जिस तरीके से फर्स्ट फेज में हमने पहुंचाया था, सेकेंड फेज में हम उसको ले जा रहे हैं। और उसके साथ ही जो भी कोल्ड चेन मेंटेन करना है, आपने देखा होगा कि जब पहला दिन हवाई जहाज से वैक्सीन आया था, तो मैंने उसको रिसीव किया था, और वहीं से उसको किस तरीके से कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए जो स्पेशल गाड़ी थी, उस तरीके से नीचे तक हम उस कोल्ड चेन को भी मेंटेन कर रहे हैं। जो प्रशिक्षित कर्मी हैं, वो प्रशिक्षित कर्मी टीकाकरण का काम कर रहे हैं, और टीका देने के बाद जो डायरेक्शंस देने हैं टीका लेने वाले व्यक्ति को, वो डायरेक्शन देने का भी काम कर रहे हैं, फॉलो अप भी कर रहे हैं। और हमारी अच्छी बात यह है कि आज तक बिहार में जितना टीकाकरण हुआ, एक भी व्यक्ति कोई बीमार नहीं पड़ा। हम आगे भी जारी रखेंगे, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में पीएमसीएच को काफ़ी बड़ा किया जा रहा है, और इतना बड़ा कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा। तो आखिर इस हॉस्पिटल में क्या होगा, ब्रेक के बाद जानते हैं। बिहार इस न्यूज के सह प्रायोजक, बहुत कुछ इन्हें की जरूरत है, निवेश करने की जरूरत है, लेकिन एक अच्छी खबर इस बीच ये आई कि पीएमसीएच काफ़ी बड़ा एक हॉस्पिटल बन रहा है। 5400 के आसपास में बेड है। तो पहला जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिसर्च किया, ताइवान का कोई हॉस्पिटल, और दूसरा पटना का ये हॉस्पिटल होगा। तो किस तरह का ये हॉस्पिटल होगा, उम्मीदें तो बड़ी आप लोगों को बंधा रहे हैं मंगल पांडे जी, लेकिन जमीनी स्तर पे इसको लाने में कितना वक्त लगेगा, और कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, आपने चुनौतियों को अवसर में बदलना, ये प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है।
और मैं भी जब स्वास्थ्य मंत्री बना तो स्वाभाविक रूप से हेल्थ सेक्टर ऐसा है पूरी दुनिया का, पूरे देश का, कि हेल्थ सेक्टर में हर वक्त चुनौती रहती है और बिहार में थोड़ा ज़्यादा चुनौती था। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो मैं एक बात उस समय सुना करता था, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय के उप मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बनाना है। तो मैंने मिनिस्टर बनने के बाद जब पहला रिव्यू बैठक मुख्यमंत्री जी के साथ, तो उस रिव्यू बैठक में मैंने इस बात की चर्चा की कि ये जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाना है उसको कैसे बनाएं हम लोग। वहीं से बात निकली कि इस हॉस्पिटल को हम लोग दुनिया का बड़ा अस्पताल में से एक अस्पताल हो ऐसा बनाया जाए, 5000 बेड हो। और इसमें होगा क्या, ये भी हम जानना चाहते हैं। और इसमें क्या क्या होगा इसमें? ये प्रारंभिक बात वहां से निकली और कहूं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये बिल्कुल एक सपना जैसा है, किसी सपने को देखना और उसको जमीन पे उतारना, और उसको उतारने के बाद जो खुशी मुझे हो रही है कि मैंने अपने मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सपना देखा था उस सपने को हमने जमीन पे उतार दिया। ये 562 बेड का अस्पताल होगा और यह दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल होगा। इससे बड़ा अस्पताल ताइवान में है जो 10,000 बेड का अस्पताल है। तो दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल मतलब इस भारत का सबसे बड़ा अस्पताल। तो आपके लिए निजी तौर पे कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि आपको दूसरी बार ये महकमा मिल रहा है, विभाग मिल रहा है? मैंने कहा दूसरी बार जब मिला तो जो काम हमने 3 साल पहले शुरू किया था उस काम को अंजाम देना मैंने शुरू कर दिया। आज वो जमीन पे उतर रहा है और आपको बताऊं कि ये अस्पताल बन के तैयार होगा और इसका डिजाइन करना भी कोई सामान्य बात नहीं था। इतने बड़े अस्पताल का डिजाइन कराना, और ये कोई सामान्य भवन नहीं बनता है। अस्पताल जब बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीजों को देखना पड़ता है। तो हमारी जो टीम बनी थी उस टीम ने इस देश के कई अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों का भ्रमण किया, वहां देखा और फिर हमने ये एज्यूम किया कि अगले 100 साल तक जो हमारी जनसंख्या होगी उसके अनुसार हमको क्या क्या सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर देनी चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी हेल्थ का टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी और उसके अनुसार उस हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज हमको खड़े करने होंगे। तभी मेरे दिमाग में आया कि अस्पताल के ऊपर हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए, चूंकि जब हम अंग प्रत्यारोपण का काम उस अस्पताल के अंदर करेंगे तो हमको सड़क पे ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता है, रास्ता का झमेला होता है। मैंने कहा कि इनको हेलीकॉप्टर से उस अस्पताल के ऊपर उतार दें। फिर कोई मरीज जो ऐसा सीरियस होगा वो एयर एम्बुलेंस से सीधा अस्पताल के ऊपर उतरेगा, और अस्पताल के अंदर कहाँ इमरजेंसी होगा, कहाँ ट्रॉमा सेंटर होगा, जो जांच की मशीनें होती हैं। जब आप किसी हॉस्पिटल को बिठाते हैं तो ये होता है कि आप जो ट्राइज बना रहे हैं, इमरजेंसी के पास ट्राइज कहाँ होगा, ट्राइज के पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, वहां एमआरआई होना चाहिए, सीटी स्कैन होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, एक्सरे मशीन होना, ऐसे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको किस सीक्वेंस में आप कहाँ लगाएंगे, फिर किस फ्लोर पे कैसे आप ऑपरेशन थिएटर्स बनाएंगे, और यहाँ पे सारे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बन रहे हैं। तो जो वर्ल्ड क्लास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम दे सकते हैं उस अस्पताल के अंदर, वो सारा डिजाइन उसके अंदर किया गया है। और मैं समझता हूं कि देश का नाम आज दुनिया में और रोशन हो रहा है, और बिहार ने एक लगाई है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज इसमें जब हम पीएमसीएच की बात कर रहे हैं तो ये बात भी हमारे जहन में आती है, दिमाग में आती है कि काफ़ी ज़्यादा एक फासला है दोनों के बीच में, जो गैप है रूरल बिहार में देख लीजिए और जो अर्बन है। हालांकि अर्बन का एरिया बहुत छोटा है, तो इसको कैसे दूर करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में उसी हिसाब से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो काम करें, लोगों को बेसिक जो सुविधा होनी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड वो मिलनी चाहिए। ब्रजभूषण जी, जब आप इसकी चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जरूर आपका भी संबंध गाँव से रहा होगा। मैं भी गाँव का आदमी हूँ, और आपके प्रश्न से लगता है कि आप गांव के। ये पीएससी तो फिर भी थोड़ा शहरी टाइप होता है, ब्लॉक मुख्यालय होता है। मैं जब मंत्री चिंता की, जिसको एचएससी बोलते हैं, हेल्थ सब सेंटर, और वहां उस वक्त जो कठिनाइयां परेशानियां थी वहां से दूर करना मैंने शुरू किया। आज बिहार में एचएससी खुलते हैं, वहां नर्सेज जाती हैं। नर्सेज की कमी थी, इसलिए पिछले 1.5 साल के अंदर में हमने इस राज्य में एएनएम और जीएनएम मिलकर लगभग 13.5 की बहाली की। तो अब हमारे एचएससी खुल रहे हैं। एचएससी पे पहले दवा नहीं होता था, केवल टीकाकरण का काम होता था, हमारी नर्सेज होती थी। मैंने ये तय किया कि उस अस्पताल का कोई मतलब नहीं जहाँ दवाई सामान्य दवाइयाँ ना दी जा सके। तो मैंने तय किया कि 36 दवाइयाँ उस एचएससी पे भी दी जाएंगी। अब दवाइयाँ भी उपलब्ध हो रही हैं,
और उसके ऊपर के जो पीएससी हैं, एपीएससी हैं, सदर अस्पताल हैं, उनके भी उन्नयन का काम हो रहा है। बायो मॉडल सदर अस्पताल के रूप में हम बना रहे हैं। इस राज्य के अंदर जो एपीएससी और पीएससी के बिल्डिंग पुराने हमारे पड़ गए हैं, या जिसको हम कह सकते हैं वो जर्जर हो रहे हैं, वैसे सभी अस्पतालों के पुनर्निर्माण के काम को हम सब लोग शुरू करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत विस्तृत चर्चा उस विषय पर प्रेजेंटेशन के साथ हुआ है, और अगले वित्तीय वर्ष में आप देखेंगे कि जो हमारे एपीएससी और पीएससी अस्पताल हैं, उनके भी आधारभूत संरचनाओं में बहुत दिखाई पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन आज आप महसूस करेंगे राज्य के अंदर, आज किसी अस्पताल में जाएंगे तो कोई शायद ही मिलेगा अस्पताल में जो कहे कि उसको दवाई नहीं मिल रही। अच्छा, एक बात होती है जब बिहार की, तो डॉक्टर्स की जो एक कमी है, भर्तियां शायद जिस हिसाब से होनी चाहिए पॉपुलेशन के रेशियो में वो नहीं हो पाया बिहार में, तो इसके लिए मतलब कुछ एक विश्वव्यापी समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है। जितने चिकित्सक की जरूरत है हमारे देश के किसी भी राज्य में, उतने चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। हमारे राज्य के अंदर भी वो स्थिति है। अभी उदाहरण आता हूँ पिछले ही साल के जुलाई अगस्त महीने का। इस राज्य के अंदर में हमने लगभग 4000 चिकित्सकों की बहाली की, जिसमें सामान्य मेडिकल अफसर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। लेकिन अब जो भी कारण हो, उन 4000 लोगों में से आधे से अधिक लोगों ने सेवा नहीं दिया, मतलब ज्वाइन नहीं किया। तो हमने तो एफर्ट किया, हमने ये जो नियुक्तियां होती हैं उसमें देरी नहीं हो, इसके लिए अलग से बिहार तकनीकी बिहार में बनवाया। जब मैं मंत्री बना तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके बिहार तकनीकी सेवा जो बीपीएससी के थ्रू होता था, उसमें थोड़ा समय लगता था, अब जल्दी से सब कुछ होने भी लगा, परिणाम भी आने लगे। लेकिन मैं बार बार चिकित्सकों से आग्रह भी करता हूं कि यदि आपको सरकारी सेवा के लिए चयनित किया जा रहा है, तो आप आके सरकार को सेवा दें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों को सुविधा पहुंचा सके। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अगले 2-3 महीने के अंदर हम फिर मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहाली फिर निकालने जा रहे हैं, और चयन भी होगा। लेकिन उस चयन के बाद हमारे चिकित्सक आके हमारे अस्पताल को ज्वाइन करें, उन चयनित चिकित्सकों से मेरा निवेदन भी होगा। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस तरह का वचन देते हैं कि जो बिहार के लोग हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, वेल्लोर जाते हैं, देश के अलग अलग तमाम हिस्सों में जाते हैं, तो ये एक बार अपना बिहार में, पटना में सब कुछ ठीक हो गया तो लोगों को इस तरह से नहीं भागना पड़ेगा? नहीं, ये हमारा संकल्प है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बार बार कहना है। हमारा संकल्प है कि बिहार के जो लोग हैं उनको मजबूरी में इलाज कराने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हम बिहार के अंदर उपलब्ध कराएं। यदि किसी के पॉकेट और वो अपनी मर्जी से जाना चाहे तो ठीक है। और आप देखेंगे कि पटना के आईजीआईएमएस जैसे अस्पताल, आज वहां पे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कॉर्निया ट्रांसप्लांत हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट की भी सारी तैयारी हम लोगों ने की। लीवर ट्रांसप्लांट किया भी हमने, वो एक केस फेल हो गया। लेकिन ये सारी अत्याधुनिकतम सुविधाएं जो हैं वो हम दे रहे हैं। कैंसर के हॉस्पिटल हम खोल रहे हैं, कैंसर का हॉस्पिटल वहां अलग से लगाए हैं। हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी वहां पे बनाने जा रहे हैं। इस राज्य के अंदर कैंसर के संस्थान को बढ़ाने के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में कैंसर संस्थान बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर में हमने देश का सबसे बड़ा पीकू अस्पताल पिछले साल, और बच्चों का जो चमकी बुखार की बीमारी होती थी वो उससे उनको निजात मिल सके, वैसी व्यवस्था हमने वहां खड़ा की है। तो हर क्षेत्र में कैसे सुविधाओं का विस्तारीकरण हो सके, और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज अभी हैं पुराने, उन सभी जगहों पे सुपर स्पेशलिटी भारत सरकार के सहयोग से, तो सुविधाओं का विस्तारीकरण और उन्नयनीकरण, इन दोनों कार्यों को हम सब लोग कर रहे हैं बहुत डिटेल प्लान कर। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 नेटवर्क से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार जैसे स्टेट में, बिहार जैसे राज्य में बहुत कुछ करने की जरूरत है, अभी बहुत कुछ निवेश करने की जरूरत है रूरल हेल्थ सेक्टर में खास करके, जिसको लेकर नीतीश कुमार सरकार काफ़ी हद तक प्रतिबद्ध दिख रही है। लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ करना होगा। तो अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं किसी और हस्ती के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बॉलीवुड की बबली प्रीति जिंटा ने हाल ही में